नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के महासंग्राम की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। युद्ध स्तर पर प्रचार करने के लिए पार्टी के नेता जुट चुके हैं, लेकिन इसी के साथ ही सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में जिस प्रकार में जोड़तोड़ की राजनीति हुई और उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर टिकट लौटाए जा रहे हैं, कहीं पर मंच पर अदावत देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से राजेश कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से मैं सवाल करना चाहूंगा राजेश कटारा जी से। राजेश जी, प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। लेटेस्ट कोटा के अंदर मंच पर शांति धारीवाल और उनके बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। क्या जब पार्टी में शामिल कराया गया तो क्या धारीवाल से बातचीत नहीं की गई? धारीवाल ने मंच पर क्लियरेंस लेने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर गुंजल मंच से चले गए। देखिए, ये पार्टी के बड़े नेताओं का मामला है। नेता आते जाते रहते हैं। जिसकी जो सोच है, अब प्रहलाद गुंजन जी क्यों आए बीजेपी छोड़ करके, ये तो वही बता सकते हैं। परंतु कांग्रेस में आए, उनकी आत्मा ने भी जवाब दिया, उनकी आत्मा ने भी ये माना कि मैं कांग्रेस में ही ठीक हूँ। इसलिए शांति धारीवाल जी का जो मामला है, शांति धारीवाल जी को सारी बात पता है या मंच पे क्या ऐसी स्थिति बनी या वो किसी कारण बस वहाँ से चले गए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है और बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन जब पार्टी ज्वाइन करता है तो पहले देखा जाता है, और फिर सबसे बड़ी बात है प्रत्याशी बना रहे हैं आप। अगर पार्टी ज्वाइन कर रहा है, पार्टी तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आपकी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसके सारे चाल चलन देखे जाते हैं। क्या आपकी जो विचारधारा उससे सूट करता है कि नहीं करता है? जो जिस प्रकार का एक मैसेज जाता है पब्लिक के बीच में, वो मैसेज क्या लोकसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, विचारधारा उनकी कोटा से जुड़ी हुई है। वो कोटा से ही उनका राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ है, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं। तो विचारधारा तो उनकी उस क्षेत्र के साथ जुड़ने की जरूरत है। विचारधारा लोगों से जुड़ी रहनी चाहिए, ना कि पार्टी से। पार्टी के साथ तो रहेंगे, पार्टी की नीति रीति से ही उनको काम करना पड़ेगा, उसी नीति रीति के हिसाब से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बल्कि जनता में उनकी पकड़ है और वो वहाँ के लोकल एक तरह से लीडर हैं और वहाँ से लोकल ही चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपकी पार्टी में भी कई सारे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं। लेटेस्ट बात करें झुंझुनू की, वहां पर तू मैं देखने को मिली है। पार्टी के प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन था और वहां पर आपके प्रवक्ता ने गेट आउट कह दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां पर बकवास सुनने नहीं आए हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आना शुरू हो गई है। तो ऐसे में जहां एक और अनुशासन की बात की जाती है, जहां एक और एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की बात की जाती है, और इसी बीच ये सार्वजनिक तौर पर बातें सामने आती हैं। देखो, हमारी पार्टी का इस समय कैडर बहुत बड़ा है और बहुत आयत में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, और एक तरह से मानो तो एक तरफा इस समय व्यवस्था है कि जहां पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और हमारे यहां पे काम करने वाले लोग हैं। अब उस समय जब कोई नामांकन रैली होती है, कोई आपके सभा होती है, कुछ होती है, तो वहां पे इस प्रकार की चीजें होना एक नॉर्मल है। और वो आप उसको व्यक्तिगत माने कि किसी व्यक्ति ने किसी को क्या कह दिया, इसमें पार्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तीखी जी की नौकरी परिवार में चलती रहती है, हम परिवार में रहते हैं, वहां भी हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी के प्रत्याशी रहे, उन्होंने श्रवण चौधरी जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा कि राहु केतु जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक तो वो भाजपा छोड़ देंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में जनता के बीच में जो मैसेज है, एकजुटता की जो बात है, अनुशासन का जो डंडा बीजेपी चलाती रहती है, तो ऐसे में ये बातें कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित जरूर करेगी। हमारे चुनाव को कहीं कोई प्रभावित नहीं कर रहे। हम हमारी कल्याणकारी नीतियां, देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हम रूस और इजराइल के युद्ध में तिरंगा लगी गाड़ियां जिस प्रकार से निकली, हमारे बच्चे उस विदेश से, उस युद्ध में से हमारे यहाँ सुरक्षित आए, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम 370 धारा खत्म की, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। 35A खत्म की, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाए, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम नारी शक्ति बंधन पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम 33% आरक्षण पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसान सम्मान निधि पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं और विकास की योजनाएं जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफा जीत दर्ज कराएंगे। अब की बार 400 पार होंगी और बड़े बड़े फैसले आने वाले कार्यकाल में होंगे।
बिल्कुल होंगे, लेकिन विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर घेरता नजर आ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गैस सिलेंडर का मुद्दा हो। राजस्थान में जिस प्रकार से गैस सिलेंडर को लेकर के चुनावी वादे किए गए थे, लेकिन गैस कनेक्शन लेने वाले जो लोग हैं उनमें जो दिया जा रहा है सिलेंडर 450 रुपए में, उसमें कटौती कर दी गई है, उसको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के, मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष लगातार आपको घेरता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो बातें आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर हम जाने वाले हैं, गैस सिलेंडर को लेकर जाने वाले हैं, गैस सिलेंडर आज कितने रुपए मिल रहा है? राजस्थान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय गारंटी दी थी कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हम 450 रुपये में बाकायदा गैस सिलेंडर दे रहे हैं। बिल्कुल हमने मोदी जी की गारंटी को भजनलाल सरकार ने पूरा किया है। किसान सम्मान निधि हमने 2000 रुपये बढ़ा दी है, ठीक है। इसी के साथ में हम बहुत करोड़ों की संख्या में उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का आंकड़ा भी करोड़ों में है, किसान सम्मान निधि का भी करोड़ों में है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, हमने पेट्रोल डीजल पे कमी की है, बिजली का हम संकट दूर किया है, ठीक है। गरीब के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत हम लेके आए हैं। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार काम कर रहे हैं। आप देखो राजस्थान की बात कर तो पेपर लीक कितना बड़ा युवाओं के लिए मुद्दा था। हम लगातार एग्जाम करा रहे हैं, कोई एक बार पेपर लीक करके तो बता दे। हमने गैंगस्टर हमने फोर्स बना दी है, एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दी है हमने, ठीक है। टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। आप देखो सैकड़ों की संख्या में पेपर लीक करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं, हजारों की संख्या में अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। हमारा जो देश की कानून व्यवस्था में विश्वास है और सबको सुरक्षा देने की जो गारंटी है प्रधानमंत्री जी, उस पर काम कर रहे हैं। हम इस बार 400 पार जाएंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। राजेश जी, जिस प्रकार से नरेंद्र जी कह रहे हैं कि 450 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया है, किसानों को सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर दी है, किसानों का संबल बढ़ाया है, ऐसे में मिशन 25 में सफल होंगे? देखिए, आज ही आई 10% शिक्षा पर, बुक्स पर पैसे बढ़ा दिए। बीजेपी की एक सोच है, कोई पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मांगेगा, रोजगार नहीं मांगेगा। इनकी जो योजना है उस योजना से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। आप देखिए चिरंजीवी योजना कांग्रेस ने 100% लोगों के लिए दी। अब इनकी जो आयुष्मान चिरंजीवी योजना जो नाम दिया है इन्होंने, उस योजना का जो 31 तारीख को मार्च में इनका जो खत्म हो रहा है, उसमें क्या ये सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे? और इनको 100 दिन करीब हो गए इनकी सरकार को होते हुए, कितनी भर्तियां इन्होंने की। क्या पेपर लीक का मुद्दा क्या राजस्थान का है? ये आम चुनाव है, आम चुनाव में पूरे भारत की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी राजस्थान में क्यों गारंटी देना चाहते हैं? क्या पूरे भारत में और लोग नहीं है? क्या गुजरात में इनकी सरकार नहीं है, कितने रुपए का सिलेंडर मिलता है? क्या उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, कितने रुपए का सिलेंडर मिलता है? क्या हरियाणा में इनकी सरकार नहीं है, कितने रुपए का सिलेंडर मिलता है? प्रधानमंत्री जी को पूरे भारत की बात करनी चाहिए, ना कि राजस्थान की बात करनी चाहिए। ये आम चुनाव है, आम चुनाव में आप क्या दे रहे हो इस तरह का? पूरे भारत के लिए क्या ऐसी घोषणा है जो पूरे भारत में लागू होगी आपकी? बिल्कुल। नरेंद्र जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से कि ये मुद्दे काम नहीं आने वाले आपके? देखो, मैं मेरे मित्र को बता देना चाहता हूँ, हमारे अलग अलग राज्य हैं और जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे उसी राज्य की बात तो करेंगे। उसमें एक बड़ा हिस्सा देश का होता है। जब वो राजस्थान आते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं और देश की बात करते हैं। गुजरात जाते हैं तो गुजरात की बात करते हैं और देश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश जाते हैं तो मध्य प्रदेश की और देश की बात करते हैं। आप देखिए हमारे, आप कैसे भूल सकते हैं हम, जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर ले जाता था, उसने ससम्मान हमारे सैनिक को लौटाया। हम कहीं भूल सकते हैं क्या? जिस जम्मू कश्मीर में तिरंगा लगाने पर गिरफ्तारियां होती थी, उस 370 को हम भूल सकते हैं क्या? क्या हमारे लिए सोचनीय विषय नहीं था? उस 35A को हम भूल सकते हैं क्या? भगवान राम मंदिर टेंट में थे, क्या हम इसको भूल सकते हैं? देश का मुद्दा नहीं है? मेट्रो चल रही है, वंदे मातरम चल रही है। आज हमने चीन की सीमाओं तक हमने अपने ये उसके हवाई स्टेशन बना दिए हैं, पुल बना दिए हैं, सुरंग बना दिए हैं। हमने IIT खोली हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले हैं। आज लड़ाकू विमान हम खुद बना रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या देश के लिए नहीं है? लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। देश दुनिया में हमारे माँ भारती का गौरव मोदी सरकार ने बढ़ाया है और इसी गौरव को बनाए रखने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, विकसित भारत सपने को पूरा करने के लिए इस बार हम 400 पार करेंगे और भारी बहुमत से करेंगे। राजेश जी, 400 पार करने की बातें कही जा रही है और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे गौण हैं, इन मुद्दों का कोई वजूद नहीं है, तो ऐसे में कैसे रोक पाएंगे? जिस प्रकार से गठबंधन की जरूरत पड़ी है कांग्रेस को, कांग्रेस अपना वजूद बचाने में अभी जुटी हुई है कि अपना एक सामान्य जो प्रदर्शन है वो भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहेंगे? देखिए, यह सोचने का विषय है। 2019 में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, केदारनाथ गए, वहाँ गुफा में उन्होंने कहा कि 300 पार, ये 300 पार हुए। अब इन्होंने आंकड़ा दे दिया 400 पार। तो ऐसा कौन सा रिमोट या कैसी कौन सी दूरबीन है जिससे देख लेते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे? ये एक सोचने का और विचारणीय विषय है
दूसरा, इनके प्लेन हाईजैक होता है उसमें नहीं बताते, पुलवामा हमला होता है उसमें ये पहले नहीं बता पाते, किसी के साथ कोई जनहानि होती है उसमें ये नहीं बता पाते पहले, परंतु सीटों का आंकड़ा इनका बहुत सटीक रहता है। उस सीटों का आंकड़े सटीक के लिए ये बड़ा सोचनीय विचारणीय विषय है। दूसरा, ये सरकार बनाने की 273 की जरूरत है। अब ये 400 पार करें, 400 पार करके क्या संविधान को बदलना चाहते हैं? इनके एक मंत्री ने महाराष्ट्र में कहा कि हम संविधान ही बदल देंगे। क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं, जिससे आज आम आदमी को जीने का अधिकार मिला? कांग्रेस ने शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस तरह का अधिकार कांग्रेस ने दिए। क्या जनता उनको भूल पाएगी? जनता आज देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश टेंटों में चलता था, आज देश की क्या स्थिति है? बनी बनाई कुर्सी चलाना। इनके 3-3 पोर्टफोलियो मंत्री हैं, जो रेल मंत्री उसका कोई काम ही नहीं है, किस लिए मंत्रालय बना रखा है? रेलवे तो बेच दिया। एयरपोर्ट मंत्री उड्डयन मंत्री है, उड्डयन मंत्री का क्या काम है आप बताइए? सारे एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए। आप बताइए, इस तरह की कई चीज़ें हैं जिन पर कोई मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है। आप दूरसंचार मंत्री देख लिए, दूरसंचार की क्या स्थिति है आप देखिए, प्राइवेटीकरण इस तरह से हो रहा है। क्या सरकारी सेवाएं बंद हो जाएंगी तो प्राइवेटीकरण से क्या जनता का भला होगा? इन पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अग्निवीर योजनाओं पर भी थोड़ा पुनर्विचार करने की जरूरत है। किसान जो 750 रोडों पर जो मारे गए, आज उन पर भी विचार करने की जरूरत है। मणिपुर में जिस तरह से कारगिल हीरो की पत्नी के साथ ये कृत्य हुआ, आप देखो, वो भूल नहीं पाएगा उसको देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जंतर मंतर बैठी थी, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, प्रधानमंत्री इसमें मिलने नहीं गए, आज एक शब्द नहीं बोले। ब्रजभूषण शरण की तरफ से कभी कोई बात नहीं की गई इनकी, तो देश कभी भूल नहीं पाएगा। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, क्या 2 करोड़ रोजगार दिए? वो भी प्रधानमंत्री जी की गारंटी थी। 15 लाख रुपए खाते मांगे, वो भी गारंटी थी। चुनाव से पहले राजस्थान में एक वादा हुआ करता था कि हम लोग डीजल पेट्रोल बिल्कुल 2 और राज्यों के बराबर कर देंगे। क्या राज्यों के बराबर हो गया? उस समय वो कहते थे। आप बताइए कौन सी घटनाएं खत्म हो गई? आप राजस्थान में क्या बलात्कार खत्म हो गए? बिल्कुल नरेंद्र जी, इनका जवाब दीजिए। राजेश जी ने जो सवालों की झड़ी लगाई है, एक एक करके जवाब दीजिए। ये बात करते हैं सैनिकों की। आपने खुद देखा होगा कैसे हमारी वीरांगनाओं को सड़कों पे खींचा गया था। इनका ही कार्यकाल था, तथाकथित गांधीवादी मुख्यमंत्री थे। हमारी वीरांगनाओं को किस प्रकार रोड पे खींचा गया, 4 बजे उनको किस प्रकार से भगाया गया। क्या उस अपमान को राजस्थान या देश ने नहीं देखा? आप बात करते हो सैनिकों की, कि उन वीरांगनाओं को जिनको हम नमन करते हैं, जिनके पति ने, जिनके परिवार ने यहाँ पे शहीद हुए, हमारे देश के लिए शहीद हुए, उनको आप रोडों पे खींच रहे हो हैं। आप 4 बजे उनको भगा रहे हो और आप बात करते हो सैनिकों की। आप सोचिए कि पुलवामा की बात करते हो, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, और आज उस दिन के बाद में कोई हमारे देश की तरफ झांक के तो बता दे। ठीक है, आप बात करते हो रोजगार की। आप देखो कितने स्टार्टअप लग रहे हैं, कितने बिजनेस लग रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं। हर 7 दिन में, हर 15 दिन में प्रधानमंत्री जी वहां पे आके आपके नियुक्ति पत्र बांटते हैं। तो देश बदल रहा है, युवा बदल रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, सकारात्मकता के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और आप कहते हो हम कैसे दूरबीन से देख लेते हैं? हम भारत के जन जन के विश्वास पे खड़े होते हैं। हम उन विश्वास के आधार पे कहते हैं कि इस बार हम इतनी जीतेंगे, क्योंकि हम जन कल्याण का काम करते हैं। हम आदरणीय दीनदयाल जी का जो कथन है कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और एक भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में काम करती है और देश के लिए काम करती है। हम किसी एक परिवार के लिए नहीं काम करते, हम देश के लिए काम करते हैं। इसलिए हम डंका ठोक के कहते हैं इस बार 300 और अगली बार 400 पार। हम जन जन के विश्वास पे बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से बात की गई कि पेट्रोल डीजल को लेकर के बात थी कि पड़ोसी राज्यों में जो रेट है वही रेट राजस्थान में होगी, लेकिन राजस्थान की रेट और हरियाणा की रेट देखेंगे या यूपी की रेट देखेंगे तो अलग अलग देखने को मिलेगी। पेट्रोल डीजल की बात करो, इसके अलावा किसानों की बात करें तो किसान 750 किसान जो मरे, उनकी बात, एमएसपी की जो बात है वो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली है। देखो, लगातार कांग्रेस शासन में किसानों ने आत्महत्या की है। ये कांग्रेस शासन का बहुत बड़ा काल था। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो 90 दिन की सरकार है वहां पे किसान से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आया हो, क्योंकि हम किसान सम्मान निधि, कृषकों के लिए व्यवस्था, उनकी आय को दुगना करना, सारी चीजों को सहूलियत के साथ कर रहे हैं। और समय इन 90 दिन में 45% गारंटियां हमने पूरी कर दी हैं। हमने 45% 90 दिन तो राजस्थान की बात है। ये जो बात की जा रही है वो सेंटर की बात की जा रही है। दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर पे जो धरने दिए गए उनकी बात की जा रही है, उन किसानों की बात की जा रही है। किसानों को पिछली बार भी उनकी मांग के अनुसार हमने बैठ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात को सुना और समझा, उनको संतुष्ट किया। इस बार भी किसान की कोई भी मांग होगी, जायज मांग होगी, बाकायदा सुना जाएगा, समझा जाएगा, और उनके परोपकार में, कल्याण में जो भी कदम उठाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए 3 ही जातियां हैं, युवा, गरीब, महिला और किसान। इन 4 वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और हम इन चारों
जातियों को जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इनको लगातार विकास की धारा में जोड़कर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। एक खुशहाल राष्ट्र हमने बनाया है, विश्व गुरु के ओर अग्रसर हम हो रहे हैं और इस बार 400 पार के बाद बड़े बड़े फैसले हम लेंगे। अब इन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, संविधान कोई नहीं बदल सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को आपने क्या दिया? अब कानून मंत्री राजस्थान के हैं, उसी वर्ग से आते हैं, किसने बनाया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। उसके बाद में हाँ बड़े बड़े फैसले होंगे। महिला सशक्तिकरण के 33% का बिल आया, जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई और भाई जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जिनके साथ धार्मिक रूप से दुर्भावनाएं हो रही थी, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों की अस्मतों को लूटा जा रहा था, वो लोग शरणार्थी के रूप में जो भारत में एक नरक के जीवन जी रहे थे, सीएए के माध्यम से, नागरिक संशोधन बिल के माध्यम से उनसे सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार दिया है। ऐसे बड़े बड़े फैसले, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले जो देश के हित में होंगे, विकसित भारत के हित में होंगे, उन फैसलों को 400 पार के बाद लिया जाएगा और विकसित भारत बनाने के लिए वो बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। राजेश जी, विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है, सीएए को लेकर के चुनाव मैदान में जाने की बात की जा रही है। किसानों की बात करें तो किसानों को सम्मान निधि देकर के उन्हें अपने पक्ष में करने में बीजेपी कामयाब रही है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं और फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि 400 पार कैसे जाएंगे? आशीष जी, अभी मेरे भाई नरेंद्र जी ने कहा है हिंदू, सिख, ईसाई, इसमें यह नारा नहीं था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नारा था कि नहीं भारत के अंदर? संविधान में, अम्बेडकर जी के संविधान में था कि नहीं ये नारा? बताइए। नारा यही रहेगा भारत के अंदर, चारों समुदायों को सम्मान मिलेगा। देश को किसने तोड़ा? देखिए, मुस्लिम के आधार पर हमने तोड़ा क्या? देखिए, किसी ने तोड़ा। अब दूसरा, तीन जातियों की बात करते हैं, तो तीन इतने कत्लेआम क्यों उड़ा? राजेश जी बताइए ना, उस समय बीजेपी थी क्या? ट्रेनें लाशों से भरी हुई आ रही थी। हिंदू मुस्लिम के आधार पर किसने तोड़ा देश को? हम थोड़ी थे उस समय। अब उस समय हमारे जो भाई लोग पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए और वहां उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, तो हमारी संस्कृति कहती है कि हमारे भाइयों के साथ कहीं दुराचार होता है, उनके साथ समस्या होती है, उनकी बहन बेटी की आबरू को लूटा जाता है, तो भारत उनको अपनाएगा। हाँ, जब देश बट गया, वहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और वो हमारे ईसाई, हिंदू, ठीक है, अपने इन भाइयों पर अत्याचार करते हैं, वो शरणार्थी के रूप में भारत में आते हैं, तो उनको नागरिकता देना हमारा धर्म है, कर्तव्य, हमारा संविधान इस भावना को हमें देता है। देखिए, बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है राजेश कटारा जी। राजेश जी, प्रहलाद गुंजल की एंट्री से अति उत्साहित थी कांग्रेस और कांग्रेस ने दावा किया था कि अब हाड़ौती मजबूत हो गया है, लेकिन वो हाड़ौती कमजोर होता दिख रहा है। मंच के ऊपर धारीवाल की नाराजगी, कद्दावर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए, उनकी नाराजगी अगर आती है सामने, तो लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कोटा की सीट आपकी फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए सर, छोटी मोटी नाराजगी आशीष जी चलती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के ही लड़ेगी और कांग्रेस अपने मुद्दों से और कांग्रेस अपनी विचारधारा से ही चुनाव लड़ती है। कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में जो लड़ता है वो विचारधारा से ही चुनाव लड़ता है। दूसरा, बीजेपी की अपन थोड़ी सी बात कर लें, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चल रहा है वो क्या है, उस पर आज तक प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड पर अलग से एक बहस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चंद मिनट में उस पर चर्चा कंप्लीट नहीं की जा सकती। अपन अभी फिलहाल राजस्थान की राजनीति पे बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से लोग टिकट लौटा रहे हैं, क्या कांग्रेस ने होमवर्क नहीं किया? आपका जयपुर का टिकट लौटा दिया गया, राजसमंद का टिकट लौटा दिया गया, अजमेर की भी सुगबुगाहट सुनी जा रही है, कोटा में आपने प्रत्याशी उतारा, वहां पर मंच पर आपकी कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आ रही है। देखिए, वो कोई वजह हो सकती है, कोई छोटी मोटी वजह, पार्टी उस पर बात कर रही है, बड़े हमारे लीडर्स हैं वो उस पर बात कर रहे हैं, वो टिकट क्यों लौटाए गए, या कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, या उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी किसी की भी रह सकती है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी टाइम है, हमारे पास और भी कैंडिडेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव ना लड़े तो कोई दूसरा कैंडिडेट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और उनसे भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ लेगा, लेकिन देखा जाता है कि टिकट लेने की कतार में लोगों की लंबी लाइन देखी जाती है और यहां पर जिनको टिकट थमा दिया गया वो टिकट लौटा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पर वो क्या पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे, इसमें दूसरी सामने वाली पार्टी क्या है, टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। हमारे क्या पार्टी टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे। कार्यालय में लाइन लगी हुई है ज्वाइन करने वालों की, आप असंख्य लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी जांच का विषय है। आप क्यों जीत रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए लौटा रहे हैं, वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसलिए टिकट लौटा रहे हैं, इसलिए टिकट लौटा रहे हैं क्योंकि इनको जनता को फेस करने की हिम्मत ही नहीं है। आज आप इतना झूठ बोला है पिछले समय में, दशकों में इतना झूठ बोला है। प्रफुल्ल पटेल जी का भी आप बताओ, उसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दुनिया के लोकप्रिय नेता
के भ्रष्टाचार के नेतृत्व में साथ एक-एक करके- विशाल संगठन काम एक-एक कर रहा है। करके अपनी जन बात कल्याणकारी कंप्लीट कर योजनाओं लीजिए। के पहले आधार पर नरेंद्र जी, आप हम अपनी 400 बात के पार बीजेपी जाएंगे। में आने हम के 400 के बाद पार बीजेपी में जाएंगे, आने के बाद कल्याणकारी आप योजनाओं दोनों के एक साथ आधार पर बोलेंगे, जाएंगे, बंद हो जाती जनता है। के विश्वास के आप आधार पर देखिए किस तरह से जाएंगे ये और लोग इस एक तरह से भारत झूठ श्रेष्ठ मूठने भारत का और पुतला एक-एक बनाया हुआ है। करके- का नारा लेकर हम एक लोग एक आज करके अपनी देखिए- बात कंप्लीट कर लीजिए। इस सबसे चुनाव पहले में- देखिए इस चुनाव आप, में हम जीतेंगे। मैं बताना 2 चाहता मिनट का समय, एक आप- मिनट आप दोनों बोल लीजिए। दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ देखिए, समझ में नहीं आएगा। प्रफुल्ल पटेल चलिए, जी की आज चलिए, फाइल नरेंद्र हो जी, गई है। नरेंद्र जी मैं आपको रोकता हूँ। राजेश जी आप बोलिए। देखिए प्रफुल्ल एक पटेल जी, मिनट का समय, 1 मिनट में जो बोलना है बोलिए, उसके बाद 1 मिनट वो बोलेंगे। प्रफुल्ल पटेल जी एनसीपी में थे, उनकी फाइल खुल गई थी, 12,000 करोड़ का कुछ मामला था उनका, आज उनकी फाइल बंद हो गई, उनको मुक्त कर दिया गया। अजीत पवार जी पे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था, इनके साथ आ गए, उनकी भी फाइलें बंद हो गई, कई लोगों की फाइलें गुम कर दी इन लोगों ने। तो ये इस तरह का मुद्दा है, इनके पास जाओ और कमल साहब साबन से नहाओ और सारे केस बंद हो जाएंगे। आप अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, आचार संहिता के दायरे में एक मुख्यमंत्री जी को आप अंदर कर रहे हो, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उस आदमी के पास में, आज वो कैसे चुनाव लड़ेगा आप बताइए। आप अरे नरेंद्र जी एक बार बोलिए मत, आप इनको बोलने दीजिए। आप राजेश बताइए। जी, हाँ कंप्लीट करिए बात। आप बताइए। 30 सेकंड। राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है अरविंद केजरीवाल जी को, आज उनको आपने आचार संहिता में अरेस्ट कर लिया। क्या वो देश से भागे हुए भगोड़े थे? जो लोग भाग गए, इनसे मिलके गए, इनके नेताओं से संसद में मिलके गए जो लोग, उनको तो ये रोक नहीं पाए। ठीक है, आज वो देश के ठीक अंदर है, है। आपको मुद्दा मिल गया, जनता के बीच आप जाएंगे, क्या 400 पार की जो बातें की जा रही है उसको रोक पाएंगे? मैं पहले तो ये कह देता हूं, एक बार राजेश जी क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। ओके ठीक है, नरेंद्र जी। पहले तो अगर अरविंद केजरीवाल को ये अच्छा मानते हैं तो राहुल गांधी की तरह अपना लीडर उसको चुन लीजिए और चुनाव लड़िए, देश में क्या दिक्कत है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जन जन के विश्वास पे, कल्याणकारी योजनाओं पे, सैनिकों के स्वाभिमान पर और विश्व गुरु के सपने को लेकर, विकसित भारत के सपने को लेकर हम प्रत्येक व्यक्ति को विकसित भारत की धारा में जोड़ रहे हैं। विकास और विश्वास के साथ 400 पार करेंगे। अखंड भारत का निर्माण हमारा सपना है और जम्मू कश्मीर, अयोध्या और हर वो हमारी घड़ी जिसको हमने सहन किया है उस सब को हम गौरव के रूप में बदल देंगे। आज जन जन की पुकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब संबोधन करते हैं कि मेरे परिवारजन भारतवासियों, तो हमारा एक उमंग से, एक खुशी से हमारा एक मन एक उत्साहित हो जाता है। तो आज एकजुट ये देश है, जनता एकजुट है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता एकजुट होकर काम कर रही है। हमारा विशाल संगठन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट हो चुका है और हम इस बार 400 के पार जाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसियों की जमानत जब्त करने वाले हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नरेंद्र कटारा भाजपा प्रवक्ता, तो वहीं राजेश कटारा कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों का धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की लोकसभा चुनाव के महासंग्राम की। अगले एजेंडा में फिर किसी नए मुद्दे को लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।